Hydroelectric power is one of the most important source of the economy of the hills, especially state like हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ना सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन में बल्कि रूरल इकोनॉमी को भी ये हाइडल प्रोजेक्ट एड्रेस करते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी इनका हिल्स में बहुत अधिक रोल रहता है। इसी कंटेक्स्ट में स्टूडेंट आज एक इंटरेस्टिंग डैम को हम डिस्कस करने वाले हैं जो अभी रिसेंटली ही बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, एंड दैट इज एक्चुअली द किसाऊ डैम। किसाऊ डैम जो कि उत्तराखंड और हिमाचल के बीच ही लोकेट करता है, and it is built on the Tons river which is further the tributary of Yamuna river। यमुना जो है हिमाचल की सबसे शॉर्टेस्ट रिवर है, 22 किलोमीटर ही हिमाचल में फ्लो करती है। तो आज के सेशन के माध्यम से स्टूडेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द डैम, स्टेटस क्या है इस डैम का आज और क्यों न्यूज में रहा है, साथ ही साथ व्हाट एग्जैक्टली द सिग्निफिकेंस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ दिस डैम। अगर ये डैम बनता है तो क्या कुछ फायदा पहुंचेगा और क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं इस डैम के बनने की वजह से। ऑफ कोर्स बायोडाइवर्सिटी लॉस, हैबिटेट लॉस, ठीक है, या फिर सिस्मिक जोन में है तो रिस्क है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन क्या फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, जो वाटर स्कैसिटी इश्यूज हैं इस नॉर्थ रीजन के, वो किस प्रकार से एड्रेस होंगे, सभी को इस सेशन में आज हम कवर करने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट एचपीएस सीरीज में, जिसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशंस को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, विच एक्चुअली एड्रेस योर प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम। सो स्टूडेंट्स आज के सेशन में किसाऊ डैम पर चर्चा करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो किसाऊ डैम क्यों न्यूज में रहा है, सबसे पहले इस पर बात करेंगे। सो अभी रिसेंटली ही होम मिनिस्ट्री ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी न्यू दिल्ली में विद दिस 6 स्टेक होल्डर्स, जिसमें ऑफ कोर्स हिमाचल एंड उत्तराखंड एज अ पेरेंट स्टेट वी कैन से दैट पार्ट थे इसका। इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान, इन सभी ने मिलकर एक एमओयू साइन करा है कि ये डैम का जो कंस्ट्रक्शन है फर्दर आगे बढ़ाया जाएगा। इससे पहले भी बच्चों किसाऊ कॉर्पोरेशन जो है एस्टैब्लिश करा गया था 2017 में, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई थी इस मल्टी मॉडल पर्पस जो डैम बन रहा है कि ये बनाया जाए कि नहीं। 8 साल का डेडलॉक था, उसको समाप्त किया गया है एक तरीके से, और अब जो है बच्चों हामी बनाई गई है एक एमओयू साइन करने के माध्यम से कि ये डैम जो है कंस्ट्रक्ट करा जाएगा। लेट्स प्रोसीड अहेड नाउ। सो सबसे पहले ज्योग्राफिकली इस लोकेशन को समझते हैं इस सैटेलाइट इमेज के माध्यम से कि भाई ये डैम जो है कहां पर है। सो आप देख सकते हैं दिस इज द टोन्स रिवर, दिस इज द टोन्स रिवर, और यहां पर है ये किसाऊ डैम बना हुआ। इस तरफ आप देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश को, एंड दिस साइड इज द उत्तराखंड। तो पहला सवाल तो बच्चों प्रीलिम्स में आपका यहीं से पूछ लिया जाएगा कि किन स्टेट्स के बीच जो है ये डैम है। तो उत्तराखंड हिमाचल, किस नदी पे पूछेंगे तो टोन्स रिवर है। पर कई बार ना बहुत स्पेसिफिक पूछ लेते हैं। 2 सवाल और जो बन सकते हैं पोटेंशियल, किन डिस्ट्रिक्ट्स के बीच है। तो उत्तराखंड की तरफ से यहां आ रहा है बच्चों देहरादून डिस्ट्रिक्ट, और हिमाचल की तरफ से आ रहा है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। ऑलराइट, अब कई बार वैली के कंटेक्स्ट में पूछ लेते हैं किन वैलीज के बीच ये डैम बना हुआ है, तो वो भी आपको पता रहना चाहिए। तो ये जोनासार बाबर वैली आएगी फ्रॉम द साइड ऑफ उत्तराखंड, एंड दिस साइड द शिलाई रीजन, शिलाई, ठीक है, शिलाई जो कि जाना जाता है हाटी कम्युनिटी के हैबिटेट के लिए। साथ ही साथ हाटी कम्युनिटी क्यों जानी जाती है, हाटी कम्युनिटी इज नोन फॉर पोलेंड्री, है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं यहाँ के। तो बच्चों कई बार यहां से भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। सो चलिए बैक टू द डैम। तो ये डैम है बच्चों मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, 660 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। 660 मेगावाट का ये मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बन रहा है लार्ज स्केल पे। 4 यूनिट्स में इसको बनाया जाएगा, जिसको आगे मैं डिस्कस कर रहा हूं। सो अब इस डैम की जो बेसिक स्पेसिफिकेशन है उस पर बात करेंगे, जैसे कि स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। लाइव स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें सो 1324 एमसीएम इसकी लाइव स्टोरेज कैपेसिटी है। अगर मैं टोटल स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूं, इट इज 1824 एमसीएम। ये एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम है जिसकी हाइट रहेगी 236 मीटर, और टोटल कैपेसिटी इज 660 मेगावाट। 4 यूनिट्स में इसको बनाया जाएगा, 165 मेगावाट ईच। चलिए, तो ये बेसिक स्पेसिफिकेशन के बाद अब जरा इसकी जो टारगेट्स हैं, एम्स जो हैं, उसको देखेंगे। पहला तो ये समझिए दैट सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों अप्रूव करा है और अपनी सहभागिता क्यों दिखा रही है स्टेक होल्डर्स के साथ। देखो सिंपल सी बात है, दिस डैम हैज अ नेशनल सिग्निफिकेंस, नेशनल इंटरेस्ट है यहाँ पे। जहां राष्ट्रहित होता है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है, नेशनल इंटरेस्ट इज अबव ऑल। ऑलराइट,
देखो ये किसी एक या दो स्टेट का को एड्रेस नहीं कर रहा है, ये 6 स्टेट्स को एड्रेस कर रहा है, 6 रीजन, मतलब 6 स्टेक होल्डर्स को एड्रेस कर रहा है। एक प्रकार से पूरा नॉर्थ रीजन इसमें कवर हो रहा है। दैट्स वाई ये नेशनल इंपॉर्टेंस का टॉपिक है। तो सबसे पहले टारगेट ये है कि जो इंटर स्टेट वाटर शेयरिंग के इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जाए। जैसे कि अभी भी नॉर्थ रीजन में आपको पता है हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली जैसे जो आपके प्रोविंसेस हैं, यहाँ पे वाटर स्कैसिटी इश्यूज रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इशू रहते हैं, ठीक है, टैप वाटर, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज कंसर्न्स हैं। तो उनको एड्रेस करना है, किसको कितना शेयर मिलेगा और इन सभी इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सके। सेकेंड इज क्लीन एनर्जी जनरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस पूरे रीजन में कोई मेजर डैम है नहीं, मतलब यमुना की ट्राइब्यूटरीज पर और भी हैं डैम्स, बट इस वाले रीजन में कोई डैम है नहीं, जबकि चैलेंजेस ज्यादा हैं। तो एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है और क्लीन एनर्जी जो प्रोड्यूस करेगा इस रीजन में। थर्ड इज इट विल आल्सो हेल्प टू रीजुबिनेट दी यमुना। यमुना जो है बच्चों सफा, वन ऑफ द पॉल्यूटेड हम कह सकते हैं रिवर ऑफ दिस रीजन, उसकी क्लिनजिंग की बात हो रही है, काम भी सरकार की तरफ से कर रहा है, चल रहा है। लेकिन जब यमुना के फ्लो में और प्योर वाटर जुड़ेगा, अपने आप धीरे धीरे यमुना की जो लाइफ है वो बेहतर होती जाएगी और इक्विटिक लाइफ भी धीरे धीरे हम देख पाएंगे बेहतर हो रही है। बहुत से जो एक्सटिंक्ट होने वाले इक्विटिक एनिमल्स हैं वो भी रिवाइव कर पाएंगे। सो इस पर्सपेक्टिव से भी इस कंस्ट्रक्शन, डैम कंस्ट्रक्शन का सिग्निफिकेंस है। देखो समटाइम ना वी हैव टू पे द कॉस्ट फॉर अ लार्जर गोल्स, सम सैक्रिफाइसेस आर रिक्वायर्ड। अभी हमें लग रहा है कि इससे नुकसान भी पहुंचेंगे, पर्यावरण को भी नुकसान पड़ेगा, निश्चित रूप से होगा। अगर फिजिबिलिटी है so sometime we have to think about a larger goal। लोकेशन की बात करें, टोंस नदी मैंने पहले ही कहा बना हुआ है, जो कि यमुना की ट्राइब्यूटरी है, 39 किलोमीटर दूर है। डाक पत्थर नाम एक जगह आती है इसके नॉर्थ में, और अपस्ट्रीम पर इछारी डैम बना हुआ है। याद रखिएगा इसकी जो अपस्ट्रीम है वहां पर फेमस इछारी डैम जो है लोकेट करता है। चलिए अब जो इसकी जो पेरेंट रिवर है उस पर बात करेंगे इस डैम की, विच इज द टोंस रिवर। बच्चों टोंस रिवर को ना समझना जरूरी है। टोंस रिवर जो है तकरीबन 150 किलोमीटर फ्लो करती है, लेकिन टोंस रिवर बहती कहां से है, ओरिजिन कहां से होता है? यहां जो लिखा है बंदरपूछ, बच्चों बंदरपूछ से एक्चुअल में यमुना निकलती है। बंदरपूछ मसीफ जो है यमुनोत्री यहीं पर है, टोंस नहीं निकलती है। टोंस कहां से निकलेगी वो मैं बताता हूं आपको, उसके लिए आई हैव टू यूज अनदर स्लाइड। ठीक है, सो बच्चों देखो थोड़ा सा मैं मैप बना देता हूं यहां पर। दिस इज दी, मान के चलिए सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, सिरमौर के ऊपर इस तरफ शिमला आ जाता है, ठीक है, और शिमला के ऊपर आता है किन्नौर, और किन्नौर के साथ यहां आ जाता है हमारा उत्तराखंड, ठीक है। दिस इज द किन्नौर पार्ट, ये सारा उत्तराखंड आ रहा है आगे इस तरफ, ये जो है सारा उत्तराखंड आ रहा है, ठीक है। मैं यहां बना नहीं रहा बिकॉज आई हैव टू शो द रिवर यू। एक मिनट दीजिएगा। तो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, उत्तराखंड। यहां से एक स्ट्रीम निकल रही है बच्चों, फ्रॉम दिस पॉइंट एक स्ट्रीम निकल रही है जिसका नाम है रुपीन। ये याद रखने बच्चों पॉइंट, यहां से सवाल पूछे जाएंगे। एक यहां से स्ट्रीम ओरिजिन हो रही है उत्तराखंड वाले पार्ट से, जिसका नाम है सुपीन, रुपीन एंड सुपीन। ये दोनों स्ट्रीम्स निकलती हैं, जिस पॉइंट पर ये मिलेंगी वो आपका बन जाएगा टोंस नदी का ओरिजिनेशन। यहां से फिर इसको फर्दर हम क्या कहेंगे, इसे हम टोंस नदी कहेंगे, ठीक है। सो एक्चुअल में एक स्ट्रीम हिमाचल से निकल रही है, एक उत्तराखंड से निकल रही है, फिर बॉर्डर रीजन्स पे बह रही है, जो हमने पहले ही समझ लिया, एक तरफ हिमाचल है, एक तरफ उत्तराखंड है, ठीक है। फर्दर ये फ्लो करती हुई कालसी नामक जगह आती है बच्चों। कालसी इज इन, कहां पर है, उत्तराखंड में है। यहां पर ये आपकी यमुना में मर्ज हो जाती है, यमुना, ठीक है। यमुना यहां है साउथ पे, जो 22 किलोमीटर बह रही है, विच इज जस्ट फ्लो दी 22 किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश, ये यमुना है। तो इसमें ये कालसी नामक स्थान पे मर्ज कर जाती है। अब एक सवाल और यहां से पूछा जा सकता है ना, आपके प्रीलिम्स में सवाल मेजर रिवर की ट्राइब्यूटरी की फर्दर ट्राइब्यूटरीज तक पूछ लेते हैं। तो एक सवाल आएगा कि टोंस नदी, ये जो टोंस नदी यहां पे बह रही है, इसकी मेजर ट्राइब्यूटरी कौन है? तो ये शिमला से निकलती है। चांसल पीक ऑफ शिमला विच इज द हाईएस्ट पीक है, वहां चंद्रनाहन लेक भी है, और वहीं से ओरिजिन होता है नियर बाय दैट प्लेस पब्बर रिवर का, नोन फॉर ट्राउट फिश फार्मिंग। यहां से पब्बर नदी निकलती है, टोंस में मिलती है, और टोंस फर्दर कहां मिल रही है, यमुना में,
ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस विद यू, क्योंकि बच्चों यहीं से हमें पता है कि सवाल कहां तक कैसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में, और प्रीलिम्स आपको पता ही है जल्दी ही आने वाला है। इट्स हाई टाइम कि अब अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। चलिए बैक टू द टॉपिक नाउ। थोड़ा सा डिस्कस कर लिया मैंने डैम के कंटेक्स्ट में, क्योंकि टोन्स नदी पढ़ रहे हो ना आप, तो थोड़ा सा डिटेल में जानना जरूरी है। ठीक है, रग्ड टेरिन है, वी शेप्ड वैली का ये फॉर्मेशन करती है। पब्बर इज द मेजर ट्राइब्यूटरी ऑफ टोन्स। ठीक है, इसके अलावा सैंज नदी और नीरा नदी हिमाचल प्रदेश से ट्राइब्यूटरी, मतलब 3 रिवर जो है टोन्स की फर्दर ट्राइब्यूटरी है हिमाचल से, जिसमें मेजर आपको पब्बर याद रखना है। उत्तराखंड की तरफ से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, तो हरकी, दून खड और रूनी सारा खड जो है ये उत्तराखंड से ज्वाइन कर रही है टोन्स को, और टोन्स फर्दर ज्वाइन कर रही है यमुना को। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है, बट एक्चुअल में यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन द मैप, और धीरे धीरे आपकी कमांड बन जाएगी। अब जरा अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात करूं, सो एक तो टोन्स नदी की वजह से ना नेचुरल डिमार्केशन हो गया, नेचुरल बाउंड्रीज बन गई उत्तराखंड और हिमाचल में। नहीं तो आपको पता है नेचुरल डिमार्केशन ना हो तो झगड़े रहते हैं स्टेट्स में लैंड के लिए, तो ये इशू यहां पे एड्रेस हो गया। और साथ ही साथ ज्योग्राफिकली एंड हाइड्रोलॉजिकली भी इस रिवर की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है इस पूरे रीजन के लिए। चलिए भाई अगला अब देखते हैं मेजर जो एम्स हैं क्या हैं। सबसे पहला टारगेट यही है केंद्र सरकार का, इस डैम के माध्यम से जो डाउन स्ट्रीम रीजन्स हैं उनके ड्रिंकिंग वाटर इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सके। डाउन स्ट्रीम रीजन्स कौन कौन से हैं? दिल्ली, हरियाणा, मैं यूपी भी नहीं कह रहा बिकॉज यूपी में भी इश्यूज हैं, बट अदर रिवर सोर्सेज हैं यूपी में। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान, इनके लिए ज्यादा चैलेंजेस हैं ड्रिंकिंग वाटर के, समर्स में और ज्यादा बढ़ जाते हैं, टैप वाटर फैसिलिटीज नहीं है प्रॉपर। अगर ये डैम बनेगा तो काफी हद तक ये जो समस्या है ये और कम, इसमें और कमी आएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। सेकंड है एक्सपेंड एग्रीकल्चर इरिगेशन। देखिए अगर ये डैम कंस्ट्रक्ट होता है ना, तो देखो पानी की समस्या की वजह से इतना पानी है ही नहीं कि इरिगेट कर पाए लैंड को, बहुत सी जमीन बैरन पड़ी हुई है। इफ द डैम इज कंस्ट्रक्टेड इन नॉर्थ रीजन अराउंड 97 हेक्टेयर जो लैंड है बच्चों, इस पर सिंचाई और ज्यादा की जा पाएगी। अदर देन दिस हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन भी बढ़ेगा इस रीजन में, 660 मेगावाट का प्रोजेक्ट है ये। सो इलेक्ट्रिसिटी जो चैलेंजेस हैं वो भी एड्रेस प्रॉपर्ली हो पाएंगे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तक के। ठीक है, और साथ ही साथ यमुना रिवर भी रिजुबिनेट कर पाएगी। रिकवरी ऑफ यमुना वी कैन से दैट इज पॉसिबल। प्रोजेक्ट के अदर की फीचर्स में अगर हम देखें, कुछ तो मैंने डिस्कस कर ली, जैसे कि टोटल वाटर स्टोरेजेस 1824 MCM, लाइव वाटर स्टोरेजेस 1324 MCM, ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। हाइट 236 मीटर है। 11,500 करोड़ की लागत इस डैम पर आने वाली है, ये भी याद रखिएगा। और 660 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। एनुअली 1379 MU जो है जनरेट होएगी इससे, और 97,076 हेक्टेयर जो लैंड है उसको इरिगेशन किया जा सकेगा, एक्स्ट्रा किया जा पाएगा। ऑलराइट, अब इसमें जो पॉइंट आपने अभी तक नहीं डिस्कस हमने किया है वो है कॉस्ट शेयरिंग, कौन कितना कॉस्ट उठाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये एक नेशनल इंपॉर्टेंस का डैम है तो यहां पर सेंट्रल का शेयर बच्चों ज्यादा है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज अबाउट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 90%। बच्चों ये ना प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कई बार कि कितना शेयर है इस डैम में सेंटर का और कितना है हिमाचल का। ठीक है ना, तो अब हिमाचल का तो स्पेसिफाई अभी किया नहीं है, आने वाले टाइम में होएगा। इतना कहा है 90% केंद्र उठाएगा, और जो रेस्ट 10% बचा ये 6 स्टेक होल्डर्स जो हैं होल्ड इसको संभालेंगे। 6 जो स्टेक होल्डर्स हैं हमने डिस्कस करे, वो जो है कॉस्ट बेयर करेंगे, जिसमें हिमाचल और उत्तराखंड शामिल हैं। गॉट इट, तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट है एस्पेक्ट जानना। अब जरा बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डैम। तो पहला ही जो है वाटर स्कैसिटी जो इशू है पूरे नॉर्थ रीजन का, उसको एड्रेस ये करने वाला है। ड्रिंकिंग वाटर और इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई के जो चैलेंजेस हैं, ठीक है ना, अर्बन रीजन सप्लाई वाटर सप्लाई के चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करेगा। दिल्ली में अर्बन लाइफ ज्यादा है, ठीक है, हरियाणा में भी काफी सिटी एरियाज हैं, इसके अलावा जो नहीं भी हैं वहां भी ड्रिंकिंग वाटर चैलेंजेस हैं, तो इनको एड्रेस किया जा पाएगा। अर्बन रीजन में हमेशा पानी की समस्या रहती है, आसानी से अगर ये डैम बन जाएगा तो पानी की समस्या जो है कि स्पेशली दिल्ली जैसे हाई डेंसिटी रीजन में
इस समस्या को एड्रेस करने में सहायता और अधिक मिलेगी। अराउंड 517 एमसीएम जो है एनुअली दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा को पानी पहुंचेगा। नेक्स्ट है यमुना के रिजुबिनेशन के कंटेक्स्ट में। देखो सिंपल सी बात है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसको कम कर रही है सरकार, लेकिन सरकार गवर्नमेंट के हाथ में लिमिटेशंस हैं कि दे आर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ क्लीन वाटर। अगर आप जब यमुना को क्लीन करेंगे और फिर गंदगी आएगी तो फायदा कुछ नहीं है। तो क्लीन वाटर सोर्सेज रहने चाहिए, और अगर वो भी रेगुलेटेड हों तो और भी बेहतर है। तो ये डैम अगर बनता है तो क्लीन वाटर सोर्सेस जो है बेहतर रहेगा, फ्लो जो है क्लीनर फ्लो रहेगा, तो यमुना अपने आप रिजुबिनेट होगी, यहाँ की एक्वेटिक लाइफ भी बेहतर होगी। इसके अलावा अभी हमने बात करी थी बच्चों, तकरीबन 97,000 हेक्टेयर जो है जमीन जो है सिंचाई करी जाएगी अगर ये डैम कंस्ट्रक्ट होएगा। अगर क्या होएगा ही, अभी कुछ जो चैलेंजेस हैं उसको अगर एड्रेस कर लिया गया तो क्लीन एनर्जी का सोर्स है 660 मेगावाट 4 यूनिट्स में बनाया जा रहा है। अब जरा बात करेंगे हम ड्रॉबैक्स की। क्या सिर्फ पॉजिटिव्स ही हैं? ऐसा तो संभव नहीं है। कोई भी चीज होती है उसके हमेशा ड्रॉबैक्स होते हैं, हमें साथ लेके चलना पड़ता है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो वो हमें इस डैम में भी देखने को मिल रही है। अगर ये डैम बनेगा तो डिस्प्लेसमेंट का एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है। तकरीबन 5500 लोग जो हैं ओवर डिस्प्लेस होंगे रीजन से। हिमाचल प्रदेश के 17 विलेजेस जो हैं बच्चों सबमर्ज हो जाएंगे पानी में। मैं गांव की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तकरीबन 2950 हेक्टेयर जो हैबिटेट रीजन है, जहां लोग रहते हैं, वो सबमर्ज होगा। और जहां बच्चों लोग रहते हैं वो सिर्फ लोग नहीं रहते हैं, उनका लाइफ स्टॉक होता है, एग्रीकल्चर वो कर रहे होते हैं फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। दिस ऑल लैंड इज अबाउट टू बी सबमर्ज इनटू द वाटर। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज, इसे कैसे एड्रेस किया जाए, क्योंकि आप लोगों को शिफ्ट करेंगे, उनके लाइफ स्टॉक को कैसे शिफ्ट करेंगे। और सरकार की ना जो नीतियां हैं वो बहुत ज्यादा अभी भी चैलेंजिंग उसमें है। मतलब बहुत ज्यादा कह ली कि भाई पूरा मुआवजा मिल गया टाइमली, ये सब नहीं होता है। पौंग डैम में जो लोग डिस्प्लेस्ड हुए थे आज तक उनमें से कई शिकायत रहती हैं कि हमें आज भी मुआवजा नहीं मिला है। जो ज़मीनें हमें मिली भी हैं वो भी बेहतर ज़मीनें नहीं हैं, एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, या एरिया इज़ नॉट गुड, सच चैलेंजेस। सेम इन द केस विद द भाखड़ा डैम। सो ये प्रॉपरली एड्रेस होने चाहिए सो दैट लोगों की लाइफ जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ये ना हो कि भाई आप फ्यूचर के लिए जो करंट में लोग रह रहे हैं उन्हीं को नुकसान पहुंचा दें, है ना, वो भी फायदा नहीं है। अदर देन दिस इकोलॉजिकल इंपैक्ट भी पड़ेगा। तकरीबन फॉरेस्ट एरिया की अगर मैं बात करूं सो 2438 हेक्टेयर का जो फॉरेस्ट एरिया है इस रीजन का अबाउट टू सबमर्ज इनटू द वाटर। इट विल डेफिनेटली अ ह्यूज बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस के साथ अब देखिए भाई वाइल्ड लाइफ जो है वो यहाँ की डिसरप्ट होएगी, है ना। ऑफ कोर्स जहाँ डैम बनते हैं, जहाँ कंस्ट्रक्शन होता है, वाइल्ड लाइफ वहाँ डिसरप्ट होती ही है। वाइल्ड एनिमल्स है, इंस्टिंक्ट एनिमल हैं जो इसी नेचुरल हैबिटेट में रहते होंगे। सोचो इंसान अपने सुविधा के लिए, अपने बेनिफिट के लिए किसी और स्पीसीज की नेचुरल हैबिटेट को नष्ट कर रहा है और जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं भाई हम जो है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारी भी मजबूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस एंगल से भी देखना चाहिए। बहुत सी यहाँ पे स्पीसीज ऐसी होंगी जो इंस्टिंक्ट होने वाली हैं, जो यहीं पर रहती होंगी, उनके लिए बड़ा मुश्किल है, उनको पता भी नहीं है कि ये चैलेंजेस आने वाले टाइम पे उनके लिए है। बर्ड्स, एनिमल्स, हर्ब्स, शर्ब्स ग्रोन इन दिस रीजन ऑल आर अबाउट टू डिस्ट्रॉय। मेनी मॉन्यूमेंट्स, मेनी टेम्पल्स आर हियर, है ना। जैसे भाखड़ा डैम, आप एग्जाम्पल लीजिए पौंग डैम का। बाथू की लड़ी के बारे में आपने सुना होगा, है ना। 7 मंदिरों की एक सीरीज है। अब तो बड़ा टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि समर्स में क्या होता है, वो पौंग डैम से ऊपर आ जाते हैं। जब फ्लो कम होता है तो वो पूरा आपको बाथू की लड़ी दिखती है, सारे टेम्पल्स दिखते हैं, और जब रेनी सीजन होता है तो फिर पानी के भीतर चले जाते हैं। पर सोचिए वो इतने एंशिएंट टाइम से बना हुआ, 5000 साल पुराना बना हुआ टेम्पल थे, ठीक है, हिस्टोरिकल हेरिटेज थी, नेशनल हेरिटेज थी। हमने क्या किया, हमने एक डैम बनाया जिसमें वो डूब गया। ऐसे ही भाखड़ा के कंटेक्स्ट में भी हुआ। बट दीज आर द थिंग्स, ये चैलेंजेस तो रहते हैं। इसके अलावा इक्वेटिक लाइफ भी जो है कहीं ना कहीं डिसरप्ट होएगी इसकी डैम बनने की वजह से। सिस्मिक रिस्क बहुत बड़ा है, हिमालयन बेल्ट में है, फ्रेजाइल यंग हिमालयन बेल्ट में क्या इतने बड़े कंक्रीट डैम्स का बनाना सही है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या कुछ सेफ्टी कंसर्न्स रहेंगे, डैम सेफ्टी जो नॉर्म्स हैं क्या वो फुली फॉलो करे जाएंगे। पहले ही डैम सेफ्टी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश के 56% जो डैम है वो लैंडस्लाइड की जद में है, ठीक है ना। तो इट्स ए ह्यूज नंबर। पहले ही बहुत कंडीशन बेहतर नहीं है हिमाचल की डैम्स की, ठीक है।
तो क्या ये सही होगा ये कदम लेना? तो ये चैलेंजेस अभी हैं। इसके अलावा इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स भी रहेंगे। अभी खैर एक डेडलॉक खत्म हुआ है और ये तो मान लिया सभी स्टेक होल्डर्स ने कि ये डैम बनना चाहिए, लेकिन कितना शेयर फर्दर आने वाले टाइम में किसको मिलेगा, ठीक है? या पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज भी रहती हैं कि जब तक ये डैम बनेगा तब तक गवर्नमेंट सेंटर में कौन सी होगी, केंद्र राज्यों में कौन सी होगी, क्या उनके बीच तालमेल सही होगा? तो इस प्रकार के ना चैलेंजेस रहते हैं और कहीं ना कहीं अगर इनको एड्रेस प्रॉपरली कर लिया गया तो इस डैम के बनने के फायदे भी हैं। हिमाचल जो है इस डैम के बनने के बाद अपने शेयर में से राजस्थान और दिल्ली को पानी बिजली सप्लाई करेगा। मान के चलिए इस डैम के कंस्ट्रक्शन के बाद 60% शेयर गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और 20% हिमाचल और 20% एज अ पेरेंट स्टेट इनको मिल रहा है, 20%। अब इस 20% में से हो सकता है हिमाचल अपने लिए 5% रखे, बिकॉज वी ऑल अदर सोर्सेज हैं हमारे यहाँ पर, डैम्स बहुत हैं। तो जो 15% बचा, 7.5% जो है वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी दे दे दिल्ली को और राजस्थान को। तो अप्रोक्सीमेट ये संभावना है कि ईयरली 2000 करोड़ का यहां से गेन फाइनेंशियल होगा। सो इस पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है शायद इस डैम को ज्यादा, ठीक है? चले, तो स्टूडेंट आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक था, यही कुछ इस टॉपिक के बीच हमें डिस्कस करना था। आई होप यू एंजॉय दिस टॉपिक, कुछ नया सीखने को आपको मिला हो। और जल्दी ही स्टूडेंट्स आपका जो है एचपीएस प्रीलिम्स जो है आने वाला है, अभी नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा 1-1.5 हफ्ते में। सो अभी जो है मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, कंसिस्टेंसी के साथ इन सीरीज को अटेंड करना आपको अब स्टार्ट करना ही पड़ेगा अगर आप इसी साल परीक्षा में बैठ रहे हैं तो। और साथ ही साथ स्टूडेंट हम आपके लिए कोर्स भी ऑनलाइन लेके आने वाले हैं, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसी प्रकार की टीचिंग मेथोडोलॉजी के माध्यम से आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को भी आसान तरीके से समझ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।